हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियोस में पॉलिनेशन क्या है, परागण क्या है, परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण की क्रिया क्या है, पॉलिन ग्रेन्स का सुग्राही स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब परागण हो चुकने के बाद पॉलिन और पिस्टिल के बीच में माने परागकण और स्टिग्मा के बीच में किस तरह से रिएक्शन होता है आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उसको कहेंगे पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन अर्थात वर्तिकाग्र पर यानी कि स्टिग्मा पर पराग कणों का आना और आने के बाद पराग कणों के आने के बाद स्टाइल से होते हुए पूरा ओव्यूल यानी बीजांड तक पहुंचना और बीजांड से भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करना, ये सारी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आता है, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी कि पराग पिस्टिल इंटरेक्शन के अंतर्गत आता है। ये प्रक्रिया क्या है, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए निम्न बातों पे ध्यान दिया जाना आवश्यक है। एक है कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ पॉलिन ग्रेन यानी कि पॉलिन ग्रेन को स्वीकार करना और अस्वीकार करना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। वर्तिकाग्र जो है वो पूरी तरह सक्षम होती है कि किस प्रकार के पॉलिन ग्रेन को उनको स्वीकार करना है। तो ये योग्यता या ये क्षमता जो है वो वर्तिकाग्र या पिस्टिल में पाया जाता है। तो जनरली क्या है, बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो एक साथ आकर स्टिग्मा पर गिरते हैं। वो तो या तो उसी जाति के भी हो सकते हैं या दूसरी जाति के भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे पॉलिन ग्रेन्स का अंकुरण संभव नहीं है। तो उसके लिए स्टिग्मा में या पिस्टिल में विशेष क्षमता पाई जाती है कि वो सही प्रकार के पॉलिन ग्रेन्स को ही स्वीकार करके उसका अंकुरण के लिए अलाउ करे। ठीक है, तो पॉलिन ग्रेन इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो राइट टाइप के पॉलिन ग्रेन होंगे और रॉन्ग टाइप के पॉलिन ग्रेन होंगे। माने सही प्रकार का परागकण और गलत प्रकार का परागकण दो प्रकार का होगा। तो उसमें पहचानने की क्षमता किसमें होती है, वर्तिकाग्र में या पिस्टिल में पाई जाती है। तो राइट यदि पॉलिन ग्रेन है तो वो वाटर और न्यूट्रिएंट को अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे और अच्छे से एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्सेप्ट होंगे और वो अंकुरण के लिए अलाउ करेंगे। रॉन्ग टाइप के जो होंगे वो क्या होंगे, उसके वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं स्टिग्मा के वाटर और पोषक पदार्थों को अवशोषित करके अंकुरण की क्रिया होती है। लेकिन जो रॉन्ग टाइप के पॉलिन ग्रेन हैं वो अवशोषित नहीं कर पाते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट मटेरियल को और रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, और रिजेक्ट करने के कारण उनमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती है। वो पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। ग्रेन्स का एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना और अस्वीकार करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरा इन दोनों के बीच में आपसी रासायनिक संवाद के कारण होता है। और रासायनिक संवाद किसको कहेंगे, आपसी बातचीत होती है। और वो ये बातचीत किस माध्यम से होती है, रसायनों के माध्यम से होती है, कुछ प्रोटीन्स के माध्यम से होती है। माने पॉलिन ग्रेन्स के द्वारा जो प्रोटीन स्रावित किए जाते हैं वो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र के द्वारा जो प्रोटीन स्रावित किए जाते हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट यदि हो जाता है, दोनों में इंटरेक्शन हो जाता है आपस में, तो फिर पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। और यदि ये एक्सेप्ट नहीं होता है, दोनों के केमिकली इनका संवाद जो सफल नहीं हो पाता है, तो वो पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और उनका अंकुरण संभव नहीं होता है। तो टोटल इनका कंपेटिबिलिटी यानी कि योग्यता और अयोग्यता जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, दोनों के आपसी रासायनिक संवाद पर या केमिकल कोऑर्डिनेट्स पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो केमिकली दोनों में आपसी बातचीत होती है जिसके कारण ये पराग के कण जो हैं वो या तो स्वीकार किए जाते हैं या फिर अस्वीकार किए जाते हैं। स्वीकार किए जाते हैं तो उनका अंकुरण संभव होता है और नहीं स्वीकार किए जाते हैं तो अंकुरण संभव नहीं होता है। तो ये है कंपेटिबिलिटी यानी कि योग्य माने उसकी स्व योग्यता या स्व अयोग्यता, है ना। स्व योग्यता है तो वो स्वीकार किए जाएंगे और स्व अयोग्यता है तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरा है पॉलिन ग्रेन्स का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन। यदि स्वीकार कर लिए गए तो अब आगे प्रोसेस क्या होगा, पराग कणों को स्वीकार कर लेने के बाद पराग कणों का अंकुरण किस तरह से होगा, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद ये देखिए पराग कण का ये चित्र है, बाहर से वो एक्साइन बाह्य भित्ति कहलाती है और भीतरी भित्ति इंटाइन और बीच में साइटोप्लाज्म भरा होता है पॉलिन ग्रेन के। और ठीक है, इसमें एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और दूसरा होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस ही मेल गैमेट्स का निर्माण करते हैं। तो जब इनमें पॉलिन ग्रेन जो है वो 2 सेल्ड स्टेज में झड़ता है, तब आगे का जो
आगे की ओर जैसे ही पॉलन का जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, उसी समय यहाँ पर पॉलन ट्यूब के अंदर, पॉलन ट्यूब कैसे बनता है, यहाँ पर जो जर्म पोर पाए जाते हैं, जर्म पोर से अंदर की ओर पूरा इंटाइन जो है वो प्रोजेक्शन के रूप में बाहर निकलता है और पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। और ये पॉलन ट्यूब में सारे के सारे साइटोप्लाज्म आकर इकट्ठे हो जाते हैं और एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव न्यूक्लियस भी आकर पॉलन ट्यूब में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर पॉलन ट्यूब पर ही यदि 2 सेल्ड स्टेज में परागकण यानी 60% जो होते हैं परागकण पौधों के 2 सेल्ड स्टेज में झड़ते हैं, तो ये 2 सेल्ड स्टेज में है तो पॉलन ट्यूब बन जाता है। तब यहाँ पर जो मेल गैमेट उपस्थित है इसका समसूत्री विभाजन होगा और 2 मेल गैमेट बना लेंगे, समसूत्री विभाजन होगा और 2 मेल गैमेट बना लेंगे और जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो बाद में डीजनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये 2 मेल न्यूक्लियस जो है पॉलन ट्यूब में आ गए हैं और इनका जर्मिनेशन हो गया है। तो पॉलन ट्यूब कितने बनेंगे, यदि एक बनता है तो उसको कहते हैं मोनोसाइफोनस स्टेज और यदि पॉलन ट्यूब एक से अधिक बनता है तब उसको कहते हैं पॉलीसाइफोनस स्टेज, जर्मिनेशन कहलाता है। तो जनरली ज़्यादातर पॉलन ग्रेन्स में, ज़्यादा स्पीसीज़ के पॉलन ग्रेन्स में एक ही पॉलन ट्यूब बनता है और वो मोनोसाइफोनस होता है। और अधिक माने कुछ जो होते हैं जैसे कि कुकुरबिट्स में है उनमें एक से अधिक पॉलन ग्रेन बनते हैं तो उनको कहा, उस स्टेज को, स्थिति को कहा जाता है पॉलीसाइफेनस कंडीशन। उसके बाद जर्मिनेशन हो चुका है पॉलन ग्रेन का, तो अब पॉलन ट्यूब जो है वो किस तरह से आगे की ओर बढ़कर जाएगा और कहाँ तक पहुँचेगा, ओवरी, ओवरी से ओव्यूल यानी कि अंडाशय, अंडाशय से बीजांड और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश तक पहुंचने की क्रिया किस तरह से होगी, तो उसका पथ कैसे बनता है। तो अब उसका पथ कहाँ से होगा, कहाँ एंट्री किया है, ये देखिए एंट्री किया है यहाँ पर स्टिग्मा पर एंट्री किया है, ये फूल का स्टिग्मा है, स्टाइल है, स्टिग्मा से एंट्री किया, स्टाइल से होते हुए ये यहाँ तक, स्टाइल से होते हुए यहाँ से ओवरी में प्रवेश करेगा और ओवरी से कहाँ पहुँचेगा, ओव्यूल में जाएगा और ओव्यूल से ये फिर भ्रूणकोश या कि एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगा। तो ये रास्ता जो है वो कैसे बनता है, ये रास्ता होता है यहाँ पर एंजाइम, विशेष प्रकार के एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं और वो एंजाइम स्टाइल की कोशिकाओं के बीच में जगह बनाते हुए पॉलन ट्यूब के लिए रास्ता बना देते हैं। तो ये स्टाइल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, या तो ठोस होते हैं या फिर खोखले होते हैं। यदि ठोस स्टाइल है यानी कि वर्तिका जो है वो ठोस है तो उसकी कोशिकाओं के बीच में जगह बनाते हुए जो है वो पॉलन ट्यूब आगे की ओर बढ़ता है। और यदि खोखली है तो फिर वहाँ पर कुछ म्यूसिलेज पाए जाते हैं, जो कि म्यूसिलेजिनस एंजाइम पाए जाते हैं जिनसे फिसल कर ये ट्यूब जो है वो आगे की ओर बढ़ता है और कहाँ जा रहा है, स्टाइल से होते हुए ओवरी में प्रवेश किया और ओवरी से फिर ये ओव्यूल में या बीजांड में किस तरह से प्रवेश करता है। वो ओव्यूल में प्रवेश 3 तरीके से कर सकता है। देखिए यहाँ पर माइक्रोपाइल से यदि प्रवेश कर रहा है तो उसको कहेंगे पोरोगेमी। यदि चालजा से, बीजांड के चालजा रीजन से ये पॉलन ट्यूब प्रवेश कर रहा है इस तरह से तो वो कहलाएगा चालजोगेमी। और यदि ये पॉलन ट्यूब बीज से होकर प्रवेश कर रहा है इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण के माध्यम से तो वो कहलाएगा मीसोगेमी। तो 3 तरीके से प्रवेश कर सकता है, कहाँ से, ओवरी से ओव्यूल में। नलिका का इस तरह से माइक्रोपाइल की ओर से प्रवेश करना पोरोगेमी, इंटेग्यूमेंट से प्रवेश करना मीसोगेमी और चालजा से प्रवेश करना चालजोगेमी कहलाता है। तो इस तरह पराग नलिका कहाँ पर प्रवेश कर चुका है, ओव्यूल में प्रवेश कर चुका है। उसके बाद अब मेल गैमेट का एम्ब्रियो सेक में प्रवेश किस तरह से होता है। तो एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश का संरचना यहाँ पर बीच में गोलाकार देख रहे हैं वो इस तरह से है। उसमें कोशिकाओं का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि ऊपर चालजा की ओर 3 एंटीपोडल्स होती हैं, यहाँ पर देखिए 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और नीचे की ओर जो होती हैं 3 कोशिकाएं होती हैं, उसमें से एक तो होता है बीच में एग सेल होता है और 2 किनारे की ओर होती हैं वो सिनर्जिड्स होती हैं। तो सिनर्जिड्स में, सिनर्जिड कोशिकाओं में विशेष प्रकार का इस तरह की संरचना पाया जाता है, लूप लाइक संरचना पाया जाता है, उसको कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ चुका है पॉलन ट्यूब के साथ में तो यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं उनको गाइड करते हैं आगे की ओर किस में प्रवेश करने के लिए, भ्रूणकोश में या एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करने के लिए गाइड करते हैं। तो इन्हीं की सहायता से
इस तरह से पॉलन ट्यूब जो है वो अंदर की ओर प्रवेश करते हैं और यहाँ से मेल गैमेट जो है वो आकर किस में प्रवेश कर चुके, भ्रूणकोश के अंदर सेंट्रल सेल में आ गए। अब सेंट्रल सेल में क्या उपस्थित है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है और यहाँ पर अंडकोशिका है या एग सेल है। तो प्रवेश करने के बाद एक मेल गैमेट जो होता है वो सेंट्रल सेल के साथ में मिलकर एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, एक फर्टिलाइजेशन, और एक फर्टिलाइजेशन होता है एक मेल गैमेट का एग सेल के साथ में, और दोनों गैमेट मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होकर फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी और जाइगोट का निर्माण होगा। तो हमारा अभी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में सिर्फ यहाँ पर स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन के गिरने से लेकर पॉलन ग्रेन का अंकुरण और फिर उसका इस तरह से पॉलन ट्यूब का ओवरी से होते स्टाइल से ओवरी से होते हुए ओव्यूल या बीजांड में प्रवेश, फिर बीजांड से किस में प्रवेश, भ्रूणकोश में प्रवेश तक की पूरी क्रिया या पूरी घटनाएं कहलाती हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या देखना है, कंपेटिबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, राइट और रॉन्ग पॉलन। उसके बाद आएगा पॉलन ग्रेन का अंकुरण, यदि 2 सेल्ड स्टेज में है तब वो क्या होंगी, कोशिकाएं विभाजित होंगी समसूत्री विभाजन के द्वारा। यहाँ पर मेल गैमेट 2 भाग में विभाजित होगा, और 3 सेल्ड स्टेज में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे की ओर इसी तरह से आगे बढ़ेंगी। उसके बाद मोनोसाइफेनस, केवल एक पॉलन ट्यूब है तो, और यदि पॉलन ट्यूब एक से अधिक बनते हैं तो पॉलीसाइफोनस कंडीशन कहलाता है। उसके बाद पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेंगी स्टाइल से ओवरी से होते हुए ओव्यूल या बीजांड में प्रवेश करेंगे। जाने का ओव्यूल में प्रवेश करने के 3 तरीके, माइक्रोपाइल से है तो पोरोगैमी, चाल्जा से प्रवेश करेगा चाल्जोगैमी, और इंटेग्यूमेंट से प्रवेश करेगा तो वो कहलाएगा मीसोगैमी। तो इस तरह से ओव्यूल तक प्रवेश कर गया। ओव्यूल से यदि भ्रूणकोश में प्रवेश करना है तो किसके माध्यम से, फिलीफॉर्म एपरेटस के माध्यम से ये पहुंच जाएंगे कहाँ पर, सेंट्रल सेल में भ्रूणकोश के पहुंच जाएंगे, और वहाँ पर भ्रूणकोश में सेकेंडरी न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट फ्यूज होगा और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा, और एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल से फ्यूज़ होगा और जाइगोट फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी और जाइगोट का निर्माण होगा। तो इस तरह से ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, किस तरह से 2 बार फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होगी, एक सेल या एम्ब्रियो से की स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, एम्ब्रियो से एक सेल कैसा बनेगा, और जाइगोट की संरचना कैसे होगी, ये सब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।